यहाँ पर हम बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे हम? ऑक्सिलरी पावर सर्किट ड्रॉ करने के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर जैसे ऑक्सिलरी पावर सर्किट ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में पेंटो आएगा, पेंटो के बाद में रूफ वार के बाद में डीजे सर्किट, QLM आ जाएगा, फिर TFWR, फिर ये TFWA के बाद में यहाँ पर C118 R118 इसके थ्रू जाएगा, ये W सप्लाई होगी, इधर तरीके से ये V सप्लाई हो जाएगी, और ये V सप्लाई है ये नीचे वाले पोर्शन से आएगी यहाँ पर TFWA के से, और TFWA के ऊपर वाले पोर्शन से ये U सप्लाई आ जाएगी। तो यहाँ पर CCUA फ्यूज लगा देंगे हम, ये RQ30 है, ये Q30 रिले के लिए है। और बाकी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक हमने यहाँ पर लगा दिया है U एंड A के अकॉर्डिंग, तो ये यहाँ पर जैसे कि U और A है, और उसके बाद में इसको कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पर इसके लिए हम लगा देंगे Q30 रिले, तो ये हो जाएगी Q30 रिले, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है नीचे वाले पोर्शन से। और नीचे वाले पोर्शन से हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये वाली लाइन ले लेते हैं नीचे वाले पोर्शन के लिए, ये कनेक्ट कर दिया है। अब बनाते हैं हम आर्नो का सिस्टम। आर्नो का सिस्टम किस तरीके से है, तो आर्नो के लिए ये हमारे पास में आर्नो है, मान लीजिए आर्नो में 3 फेज सप्लाई होगी, तो ये आर्नो है। आर्नो में ये फर्स्ट लाइन से दे देते हैं हम आर्नो के लिए, ये सेकंड लाइन से दे देते हैं, और ये थर्ड लाइन से दे देते हैं। ये आर्नो की सप्लाई होगी, आर्नो की सप्लाई में ये फर्स्ट लाइन से दिया है तो ये हो जाएगा U, ये B और ये W। अब क्या करते हैं हम, इसमें आर्नो के बाद में आर्नो का जो आउटपुट है वो जाएगा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, तो यहाँ पर ब्रिज बना देते हैं डायोड के थ्रू, तो ये हमारा ब्रिज है इस तरीके से। अब आर्नो की जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक QOA रिले लगाते हैं। तो QOA रिले हम किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, QOA रिले लगाएंगे, QOA, और QOA की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाएगा यहाँ पर RPQOA, और इसको लगा करके हम ग्राउंड कर देंगे। और ये तो है स्विच की 1 पोजीशन के लिए, जैसे यहाँ पर जो स्विच लगा जाएगा वो लगा जाएगा HQOA स्विच लगा जाएगा। और इसकी 0 पोजीशन के लिए हम बात करें, 0 पोजीशन के लिए जो रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, 0 पोजीशन के लिए रेजिस्टेंस लगा देते हैं RQOA, ये 0 पोजीशन के लिए रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर इसको हम ब्रिज जो रेक्टिफायर है इसको इसके तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। और बाकी जो 2 सप्लाई दी जाती हैं, इन 2 सप्लाई से हम निकालते हैं कॉयल, जो कि QCVAR की DC कॉयल है। तो QCVAR की DC कॉयल हम निकालें, एक पॉइंट तो यहाँ से निकाल लिया, एक पॉइंट हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये वाला पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा QCVAR की AC कॉयल, QCVAR का ये AC कॉयल है, AC कॉयल। अब इधर हम DC कॉयल बनाएं तो इसका DC कॉयल बन जाएगा, ये DC कॉयल जो है वो हम बनाते हैं इंटरलॉक बना करके, जैसे ये हमारा बन जाएगा QCAR का DC कॉयल। और फिर इधर बैटरी होगी प्लस माइनस 110 वोल्ट की बैटरी, तो सप्लाई होगी हमारी फाइनल इधर। और ये होगा QCVAR का DC कॉयल। तो इस तरीके से अब आर्नो के साथ में जो 5 ऑक्सिलरी स्टार्ट होती हैं, वो 5 ऑक्सिलरी कौन कौन सी स्टार्ट होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आर्नो के साथ में जो 5 ऑक्सिलरी स्टार्ट होती हैं, एक तो होती है MPH1, MBSI1, MBSI2, MBSL1, MBSL2, ये 5 ऑक्सिलरी हैं आर्नो के साथ स्टार्ट होती हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर MPH, MBSI1, MBSI2 और MBSL1, MBSL2। और उसके बाद में 5 चीज़ें और क्या होती हैं स्टार्ट, इधर हमारा जैसे कि
कंप्रेसर स्टार्ट होते हैं MCP1 MCP2, दो कंप्रेसर स्टार्ट होते हैं उसके बाद में ऑक्सिलरी के रूप में। और तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास में MBRH, फिर MBMT1 और MBMT2। तो इन सप्लाई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे, ताकि ये कंप्लीट आ जाए टोटल जो ऑक्सिलरीज हैं। तो ऑक्सिलरी को लिखें, यहाँ से हम लिखेंगे तो जैसे कि सबसे पहले MPH, फिर MBSI1, MBSI2, फिर MBSL1, MBSL2, और इधर आ जाएगा, ये तो होगी 5 जो ऑर्नो के साथ स्टार्ट होती है। और इधर आ जाएगी हमारे पास में MCP1, MCP2, ये आर्नो के बाद में स्टार्ट होती हैं, और MBRH और MBMT1 और MBMT2। तो इस तरीके से ये टोटल 10 ऑक्सिलरीज हैं। अब इनके लिए स्विच क्या होगा, यहाँ पर स्विच होगा, क्योंकि MPH या 3 फेज वाली हैं तो ये यहाँ पर 3 फेज वाली आ जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर स्विच होगा, इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा स्विच। अब MPH के लिए क्या होगा स्विच, HPH होगा। इसी तरीके से MBSI1 के लिए स्विच क्या होगा, HVSI1 स्विच होगा। MBSI2 के लिए स्विच क्या होगा, HVSI2 स्विच होगा। और MBSL1 के लिए स्विच क्या होगा, HVSL1 स्विच होगा। MBSL2 के लिए स्विच क्या होगा, HVSL2 स्विच होगा। MCP के लिए हम देखें, MCP1 के लिए जो कॉन्टैक्टर होगा, कॉन्टैक्टर की शेप इस तरीके से होगी, इस तरीके से कॉन्टैक्टर होगा। तो MCP1 के लिए जो कॉन्टैक्टर होगा वो होगा C101, इस तरीके से 3 में से निकलेगा ये कॉन्टैक्टर इस तरीके से। तो ये C101 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर MCP2 के लिए C102 होगा। फिर MBRH के लिए जो कॉन्टैक्टर होगा वो C107 होगा। MBMT1 के लिए जो कॉन्टैक्टर होगा C105 होगा। MBMT2 के लिए जो कॉन्टैक्टर होगा C106 होगा। तो इस तरीके से इधर का सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्सिलरी पावर सर्किट है। अब ऑक्सिलरी पावर सर्किट को अगर वैसे देखें तो एक बार किस तरीके से दिखाई देता है वो हम देख लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास में ऑक्सिलरी पावर सर्किट। तो इसमें हमने जैसे कि ड्रॉ किया है वैसे ही हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेंटो है, रूफ है, QLM आ जाएगा, DJ, इधर TFWR, TFWA, CCUA, RQ30, Q45 है, ये Q45 है, QUA आ जाएगा, ये आर्नो आ जाएगा। आर्नो के बाद में ये ब्रिज को जाएगी, ब्रिज के बाद में QCBR AC कॉइल, QCBR DC कॉइल 110 वोल्ट DC। और यहाँ पर QOA है, QOA में HQOA और RPQA, और इधर RQOA आ जाएगा। तो यहाँ पर C118 और R118 है। फिर WVU यानी VW आ जाएगा, ये UVW हम बोल सकते हैं इधर से ऊपर से नीचे सीक्वेंस। अब आर्नो के साथ में जो 5 ऑक्सिलरी स्टार्ट होती हैं वो है MPH, MBSI1, MBSI2, MBSL1, MBSL2, ये आर्नो के साथ स्टार्ट होती हैं। बाकी यहाँ पर जो कंप्रेसर 1 है, कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2 है, ये कॉन्ट्रैक्टर 1 और 2 के साथ स्टार्ट होता है। MBRH है, MBRH के साथ कॉन्ट्रैक्टर 107, यानी 107 कॉन्ट्रैक्टर चालू होगा तब MBRH। MBMT1 स्टार्ट होगी C105 के साथ में, MBMT2 स्टार्ट होगी C106 के साथ में। तो इस तरीके से ये ऑक्सिलरी पावर सर्किट है। अब हम देखेंगे Q100, QCBR और Q30 का काम क्या है। Q100 का क्या काम है, QCBR का क्या काम है। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं QCBR का क्या काम है। जो ये यहाँ पर लगी हुई है QCBR, इसका काम क्या है। तो QCBR का काम हम देखें, QCBR का काम क्या है। QCR रिले के द्वारा जब आर्नो पर्याप्त गति से घूमने लगता है, यानी आर्नो की जब स्पीड है यहाँ पर वो क्या हो जाती है, 90% के आसपास पहुँच जाती है पर्याप्त गति से जब आर्नो घूमने लगता है, तथा आर्नो है यहाँ पर 155 से 160 वोल्ट आउटपुट बनाने लगता है, तब QCBR रिले है ये क्या हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। QCR रिले एनर्जाइज हो जाती है, जिससे QCBR का जो NCI है, ये QCBR का NCI कहाँ पर है, C118 की ब्रांच पर खुल जाता है। तो QCBR का NCI C118 की ब्रांच पर इसका
NCI क्या जाता है, खुल जाता है इसके एनर्जाइज होने की वजह से, जिससे C118 है यहाँ पर पहले क्लोज था, अब ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, आरनो का स्टार्टिंग फेज अपने आप कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आरनो को जो स्टार्टिंग फेज मिल रहा है, ये वाला स्टार्टिंग फेज, डब्ल्यू वाला जो स्टार्टिंग फेज मिल रहा है आरनो को, ये यहीं से मिल रहा है। अब ये ओपन हो जाएगा C118, तो ये स्टार्टिं फेज कट ऑफ हो जाएगा आरनो को, और इसका स्टार्टिंग फेज अपने आप कट ऑफ हो जाता है। तो साथ ही हमारे पास में क्या हो जाता है, LSCHVA जो बैटरी चार्जर की बत्ती है वो भी यहाँ पर बुझ जाती है, यानी कि बैटरी चार्जिंग का जो लैंप है वो भी यहाँ पर बुझ जाता है। तो यहाँ पर हम देखें QCVR के बारे में कि QCVR क्या है। QCVR बेसिकली ये आरनो प्रोटेक्शन रिले है। कौन सी रिले है, आरनो प्रोटेक्शन रिले हम इसको बोलते हैं QCVR को। और ये कहाँ पर लगी होती है, ये रिले बोर्ड पर लगी होती है QCVR। ये तो होगी क्या काम करती है, आरनो प्रोटेक्शन रिले है। कहाँ पर लगी होती है, लोकेशन क्या है इसकी, रिले बोर्ड पर लगी होती है। जैसे कि जब तक आरनो पर्याप्त गति से नहीं घूमता है तब तक स्टार्टिंग फेज है कट ऑफ नहीं होगा। जब तक कि आरनो 90% स्पीड पर नहीं पहुंचेगा तब तक ये स्टार्टिंग फेज कट ऑफ नहीं होगा, स्टार्टिंग फेज इसको मिलता रहेगा। इसलिए डीजे क्लोज करते समय जब LSCHVA नहीं बुझती है, जब हम डीजे क्लोज करते हैं, क्या करते हैं हम डीजे क्लोज करते हैं तो हमारी LSCHVA अगर बुझती नहीं है, अगर हम डीजे क्लोज करते हैं तब अगर LSCHVA नहीं बुझती है तब हम BLRDJ को नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक LSCHVA बत्ती नहीं बुझती है तब तक हम BLRDJ को हम नहीं छोड़ेंगे, जो कि डीजे को क्लोज करते समय हम दबाते हैं। तो LSCHVA QCVR एनर्जाइज होने पर ही बुझती है। जैसे ही QCVR एनर्जाइज होता है तब यहाँ पर LSCHVA है ये बुझ जाती है। और जब LSCA बुझ जाए, QCVR एनर्जाइज हो जाएगा तो LSCA बुझ जाएगी। QCVR है आरनो के जो फेज है W, QCVR आरनो के W और कहाँ पर कनेक्ट की गई है, आरनो के W फेज में कनेक्ट की गई है। और आरनो का जो है यहाँ पर ये जीरो वाला न्यूट्रल सेक्शन है, आरनो का W और न्यूट्रल सेक्शन में ये कनेक्ट की गई है QCVR, क्योंकि यहीं से ली गई है QCVR। तो आरनो के W और जीरो फेज से यानी कि न्यूट्रल फेज में कनेक्ट की गई है। जब आरनो पर्याप्त गति से घूमता है तो कितना वोल्ट बनाता है, 160 वोल्ट बनाता है जब आरनो पर्याप्त गति से घूमता है। और जब रिले QCVR एनर्जाइज होती है, और यहाँ पर जब रिले है ये QCVR एनर्जाइज हो जाती है, तो आरनो के पर्याप्त, दूसरी कंडीशन हम देखें कि आरनो के पर्याप्त वोल्टेज बनाने पर जैसे ही QCVR एनर्जाइज हो जाता है तो QCVR का जो NCI है C118 की ब्रांच पर होता है, जो ओपन होकर के C118 को ओपन कर देता है। C118 ओपन हो जाएगा तो इससे स्टार्टिंग फेज है हम अपने आप यहाँ पर ये W फेज में जो करंट आ रही है वो कट ऑफ हो जाएगी। और यदि ऐसा नहीं हो तो रजिस्टेंस R118 जल जाता है। अगर मान लीजिए ये कट ऑफ नहीं होता है तो ये क्या होगा, रजिस्टेंस जो R118 है ये और क्या हो जाता है, जल जाता है। जो कि अगर मान लीजिए ये C118 ओपन नहीं होता है, यदि ऐसा नहीं होता है तो रेजिस्टेंस R118 जल जाता है, जो कि बहुत कम समय के लिए सर्किट में रहता है। फिर भी यहाँ पर आरनो के प्रोटेक्शन हो जाएगा। एक हम देखते हैं यहाँ पर Q30 रिले के बारे में। जो Q30 रिले यहाँ पर बताई गई है Q30, इसके बारे में बात करते हैं। Q30 किस लिए काम आ रही है, तो Q30 रिले है ये हमारी लो वोल्ट रिले है, नो वोल्ट और लो वोल्ट रिले Q30। इसका काम क्या है, यह रिले कहाँ पर लगी होती है, ये रिले बोर्ड पर लगी होती है। नो वोल्ट लो वोल्ट रिले है, रिले बोर्ड पर लगी होती है, जो TFWA से जोड़ी गई है। किससे जोड़ी गई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये किससे जोड़ी गई है, TFWA से जोड़ी गई है। कौन सी, Q30 है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर TFWA से जोड़ी गई है, पूरा TFWA से ही जोड़ी गई है। अब TFWA से जोड़ी गई है, जो क्लोज करते समय जब BLDJ ऑन या BLRDJ प्रेस करते हैं, तो जब हम क्या करते हैं BLDJ को ऑन करते हैं, BLDJ ऑन करते हैं यानी BL की है DJ की, उसको ऑन करते हैं, या BLRDJ प्रेस करते हैं, इसको क्या करते हैं हम प्रेस करते हैं, तब ऑक्सिलरी वोल्टेज है 215 वोल्ट AC होने पर, तो हमारा जो ऑक्सिलरी वोल्टेज है TFWA से जो ऑक्सिलरी वोल्टेज है ये कितना होता है, ये होता है 215 वोल्ट AC।
जब होगा ये ऑक्सिलरी वोल्टेज 215 वोल्ट AC होने पर Q45 के जो NOI हैं, यहाँ पर जैसे Q45 का NOI लगा हुआ है, ये Q45 का NOI के द्वारा Q30 एनर्जाइज हो जाती है। तो Q45 का NOI है ये क्लॉज हो जाएगा, NOI है ये क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। जैसे 215 वोल्ट AC मिलेगी और ये एनर्जाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर Q30 है हमारी एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे ये Q45 का जो NOI है वो क्लॉज हो जाएगा, उसकी वजह से Q30 है हमारी एनर्जाइज हो जाएगी। और जैसे ही हम BLRDJ को छोड़ते हैं, लीव करते हैं, BLRDJ को छोड़ने पर Q45 है ये Q45 क्या हो जाता है, डी एनर्जाइज हो जाता है। डी एनर्जाइज होगा तब जब जैसे ये डी एनर्जाइज हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, तो RQ30 द्वारा ये मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर Q45 डी एनर्जाइज होगा, उसकी ये Q45 जो डी एनर्जाइज होता है वो RQ30 के द्वारा मेंटेन रहती है। और जब Q30 का NOI Q44 की ब्रांच पर क्लॉज होकर के, और उस टाइम में क्या होता है, Q30 का जो NOI है Q44 की ब्रांच पर क्लॉज होकर के Q44 को मेंटेन रखता है। जब OHE का टेंशन चला जाता है, मान लो OHE सप्लाई चली जाएगी, OHE का टेंशन चला जाता है अथवा कम हो जाता है, यानी OHE का वोल्टेज मान लो 17.5 kV है, उससे भी कम हो गया है, OHE का वोल्टेज तब 17.5 kV हो जाता है, या OHE का वोल्टेज हो जाता है 17.5 kV, या फिर हम बोल सकते हैं 285, जो 215 वोल्ट AC है ये क्या हो जाए 285 वोल्ट AC ऑक्सिलरी वोल्टेज होने पर Q30 क्या हो जाती है, डी एनर्जाइज होती है। तो Q30 डी एनर्जाइज होने का दो ही कंडीशन है, या तो OHE का वोल्टेज 17.5 से नीचे आ जाए, या फिर वोल्टेज है OHE का जो वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है ऑक्सिलरी वोल्टेज वो 285 AC वोल्टेज से ऊपर हो जाए, तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगी। और डी एनर्जाइज होकर के Q44 के द्वारा DJ को ट्रिप कर देती है। तो Q30 जैसे डी एनर्जाइज होगी Q44 के द्वारा किसको DJ ट्रिप कर देगी, DJ को ट्रिप कर देती है। तो ये Q30 का काम है। अब हम बात करते हैं Q100 का। Q100 का क्या काम है, Q100 रिले है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी स्टार्टिंग रिले, ऑक्सिलरी स्टार्टिंग रिले, ये हमारी है Q100। तो जब हम DJ को क्लोज करते हैं, DJ हमने क्लोज कर दिया, जब DJ क्लोज करते हैं तो आर्नो के साथ में ये 5 ऑक्सिलरी चलती हैं, MPS1, MBSL1, MBSL2, MBSL1, MBSL2। तो जब आर्नो को साथ में जब DJ को क्लोज किया जाता है तो आर्नो के साथ में ये 5 ऑक्सिलरी चलती हैं। यदि आर्नो के साथ स्टार्ट होते ही अन्य ऑक्सिलरी भी जोड़ दिया जाए, जैसे ही आर्नो स्टार्ट हो जाता है उसके साथ में ये अन्य ऑक्सिलरी भी जोड़ दिया जाए, 5 ऑक्सिलरी और हैं ये अन्य ऑक्सिलरी भी जोड़ दिया जाए, तो आर्नो क्या हो जाएगा, ओवरलोड होकर के जल सकता है, ओवरलोड होकर के जल सकता है। अतः ऐसा ना हो इसलिए हम क्या लगाते हैं, Q100 लगाते हैं, यानी ऑक्सिलरी स्टार्टिंग रिले लगाते हैं। यह रिले C118 के खुलने के 5 सेकंड बाद एनर्जाइज होती है। जैसे ही ये C118 है ये खुलता है, ओपन होता है, तो इसके 5 सेकंड बाद में ये Q100 है ये एनर्जाइज होती है। 5 सेकंड बाद में क्या एनर्जाइज होती है, Q100 रिले यहाँ पर एनर्जाइज होती है। तो क्योंकि Q100 के सर्किट में लगा C118 का NCI, Q100 के सर्किट में लगा है C118 का NCI है, NCI, ये क्लॉकवर्क मैकेनिज्म के कारण बंद होने के लिए 5 सेकंड का समय लेता है। यानी Q100 के अंदर C118 का जो होता है NCI, उसमें क्लॉकवर्क मैकेनिज्म है, क्लॉकवर्क मैकेनिज्म है, और क्लॉकवर्क मैकेनिज्म की वजह से वो बंद होने के लिए 5 सेकंड लेता है, क्योंकि वो ओपन रहता है लेकिन वो बंद होने के लिए 5 सेकंड का समय लेता है। और Q100 के NOI ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट पर लगे हुए हैं। इसके Q100 के NOI कहाँ पर लगे हुए हैं, ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट पर लगे हुए हैं, ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट पर लगे हैं। और यदि VL स्विच क्लोज भी है तो भी अन्य ऑक्सिलरी 5 सेकंड के बाद ही चलेगी। यानी VL स्विच को अगर हम क्लोज भी कर देते हैं तो भी हमारी जो बाकी ऑक्सिलरी हैं ये 5 सेकंड के बाद ही चलने वाली हैं।
यहाँ पर हम देखेंगे लॉको को ग्राउंड कैसे किया जाता है, लॉको की अनग्राउंडिंग कैसे की जाती है। लॉको ग्राउंडिंग और लॉको अनग्राउंडिंग हम देखेंगे पूरी स्टेप। लॉको ग्राउंडिंग, लॉको ग्राउंडिंग करने के लिए क्या होगा, एसी लॉको पर हाई वोल्टेज के बहुत से उपकरण एसटीसी में रहते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एसी लॉको की, एसी लॉको पर हाई वोल्टेज के जो उपकरण हैं वो कहाँ पर रहते हैं, ज़्यादातर है एचटीसी के अंदर रहते हैं। और एचटीसी हमारा चारों तरफ से बंद होता है। एचटीसी में जाने के लिए लगे दरवाजे हमारे तालित रहते हैं। जैसे एचटीसी चारों तरफ से बंद है, इसके दरवाजे हैं वो बंद रहते हैं, तालित रहते हैं, और इन्हें विशेष प्रकार की चाबी से ही खोला जा सकता है। इन चाबियों को हम क्या कहते हैं, इन चाबियों को हम कहते हैं फीचेट। इन चाबियों को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर लगी होती हैं, ये फीचेट चाबी हमारी बीवी बॉक्स के अंदर लगी रहती हैं। इन्हें निकालने के लिए लॉको, अब ये जो चाबी बीवी बॉक्स के अंदर लगी रहती हैं, बीवी बॉक्स में लगी रहती हैं, और इन चाबियों को अगर हमें निकालना है तो इन चाबियों को निकालने के लिए हमें लॉक को ग्राउंड करना होता है, तभी हम इन चाबियों को निकाल सकते हैं। अर्थात बिना लॉक को ग्राउंड किए कोई भी व्यक्ति है एचटीसी में नहीं जा सकता, क्योंकि चाबियां नहीं निकलेंगी तब तक वो एचटीसी में नहीं जा सकता। बिना लॉकों को ग्राउंड किए कोई व्यक्ति एचटीसी में नहीं जा सकता। और जब एचटीसी में कुछ काम करना हो तो लॉक को ग्राउंड करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना लॉक को ग्राउंड किए तो एचटीसी में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर ताले लगे हुए हैं। तालों की चाबियों को फीचेट कहते हैं। फीचेट बीवी बॉक्स में है और बीवी बॉक्स में लगी रहती है, और इनको निकालने के लिए हमें लॉक को ग्राउंड करना होता ही है। अब इन लॉक को ग्राउंड करने का प्रोसेस क्या है, तरीका हम देखते हैं। तरीका या फिर प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉक को ग्राउंड करने के लिए BLCPD ऑन करना है। जैसे सबसे पहला तरीका है हमारा, पहला स्टेप क्या है, VLCPD ऑन करना है। VLCPD यानी कंप्रेसर का जो VL की है उसको ऑन करना है, और फिर हमें प्रेशर बनाना है। MR का जो प्रेशर है लॉक को ग्राउंड करने से पहले हमें 9.5 kg/cm² बनाना है, kg/cm²। लॉक को ग्राउंड करने से पहले BLCPD को ऑन करके हमें MR का प्रेशर 9.5 kg/cm² बनाना है। दूसरी स्टेप में क्या करना है, SA9 के द्वारा हमें लॉको ब्रेक लगाने हैं। SA9 से लॉको ब्रेक लग जाएंगे, और फिर हैंड ब्रेक और वुडन गेज लगा करके लॉको को सुरक्षित करना है। लॉको ब्रेक भी लगाना है, हैंड ब्रेक भी लगाना है, और वुडन वेज भी लगाना है। वुडन वेज, इनको लगा करके हमें क्या करना है, लॉकों को सेव करना है, लॉकों को सुरक्षित करना है। तीसरी स्टेप में क्या करना है हमें, अब डीजे को हमें ओपन कर देना है। डीजे ओपन करना है। डीजे को जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारा क्या जलेगा, LS डीजे की बत्ती क्या जलेगी, जलेगी। ये डीजे ओपन होगा तो LS डीजे की बत्ती जलेगी, यानी ये बता देगा LS डीजे की बत्ती जल करके कि डीजे ओपन हो गया है। डीजे को ओपन करने के बाद में चौथी स्टेप हमें ZPT को 0 पर ला करके पेंटो डाउन करना है। तो ZPT को जैसे 0 पर लाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा पेंटो नीचे आ जाएगा, पेंटो डाउन हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, HVA को ऑफ करेंगे, यानी बैटरी को ऑफ कर देंगे, जिससे वोल्टेज भी कट हो जाएगा, बैटरी से भी सप्लाई नहीं आएगी। ताकि अगर बैटरी ऑफ नहीं करी तो एचटीसी में बैटरी से सप्लाई जा सकती है। तो HVA को ऑफ करेंगे, और ये हम देखेंगे कि पेंटो नीचे किया है वो पेंटो नीचे आया है कि नहीं आया। तो नीचे आना इसका सुनिश्चित करेंगे कि पेंटो नीचे आ गया है। अब पांचवी स्टेप में क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ZPT की चाबी को निकाल करके, ZPT की जो की है उस ZPT की की को निकाल करके कहाँ पर जाएंगे, कॉरिडोर 1 में जाएंगे। कॉरिडोर 1 में हम जाएंगे, और कॉरिडोर 1 में तथा कॉरिडोर 1 में क्या है हमारा, कॉरिडोर 1 में BB बॉक्स है, बैटरी बॉक्स, जहाँ से हमें फीचेट निकालनी है, क्योंकि फीचेट निकालेंगे तभी तो लोगों को ग्राउंड करेंगे। तो वहाँ से BB बॉक्स निकालेंगे। जब कॉरिडोर 1 में BB बॉक्स है तो BB बॉक्स में ZPT की चाबी को लगाएंगे, और इस ZPT की चाबी को लगा करके
4 बजे की पोजीशन पर लगा करके इसको 7 बजे तक घुमा देंगे। जैसे कि 4 बजे की पोजीशन यहाँ होती है, इस पोजीशन में लगा करके चाबी को, और फिर इसको इस तरीके से घुमा देंगे 7 बजे की पोजीशन तक। तो ये 4 से 7 बजे की पोजीशन पर घुमाएंगे तो क्या क्या क्रिया होंगी। 4 से 7 बजे की पोजीशन पर घुमाएंगे तो कुछ क्रियाएँ होंगी। कौन कौन सी क्रिया होंगी। पहली क्रिया जो होगी वो होगी पेंटो सर्वो मोटर को जाने वाली हवा का रास्ता बंद हो जाता है। पेंटो सर्वो मोटर को जो हवा जा रही थी उस हवा का रास्ता यहाँ पर बंद हो जाता है जैसे ही इसकी को 4 से 7 घुमाते हैं। दूसरा काम क्या होता है यहाँ पर, बीवी बॉक्स और बीपीटी के बीच की हवा बीवी बॉक्स के एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाती है। यानी बीवी बॉक्स के बीच में, क्योंकि बीवी बॉक्स पर जाकर के हमने की लगाई है, बीवी बॉक्स और पेंटो का जो बीपीटी बल्ब होता है उसके बीच की कुछ हवा होती है, उसके बीच की हवा है वो बीवी बॉक्स में यहाँ पर क्या होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। एग्जॉस्ट पोर्ट, इस एग्जॉस्ट पोर्ट से ये हवा यहाँ पर निकल जाती है, हवा निकल जाएगी। और उसके बाद में क्या करेंगे हम, जैसे ही ये हवा निकल जाएगी तो इसकी वजह से जो होम है वो फ्री हो जाएगा। HOM यानी मैनुअल अर्थिंग स्विच हैंडल है ये फ्री हो जाएगा, हैंडल यहाँ पर फ्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, छठवीं पोजीशन जैसे कि ये फ्री हो गया, हैंडल फ्री करने के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ा है। ZPT की को बीवी बॉक्स में लगाकर 4 से 7 घुमाना पड़ा है, इससे पेंटो सर्वो मोटर की हवा बंद हो जाती है। बीवी बॉक्स के अंदर क्या होगा, बीवी बॉक्स और BPT के बीच में जो हवा है वो एग्जॉस्ट पोर्ट लगा होता है यहाँ पर बीवी बॉक्स के अंदर, वहाँ से हवा निकल जाती है जिसकी वजह से HOM हैंडल फ्री हो जाता है। HOM हैंडल फ्री हो गया है। अब HOM हैंडल को हम क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। HOM हैंडल को हम ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाना है तो ऊपर उठाएंगे जिसकी वजह से क्या क्या क्रिया होंगी और लॉक को ग्राउंड होगा। तो इसकी वजह से पहली जो क्रिया होगी HOM हैंडल ऊपर उठाने की वजह से, वो पहली क्रिया होगी HOM स्विच की छत पर 2 कॉन्टैक्ट लगे होते हैं। HOM स्विच के यहाँ पर छत पर 2 कॉन्टैक्ट होते हैं, छत पर 2 कॉन्टैक्ट इसके HOM स्विच के होते हैं। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट यहाँ पर लगेंगे जैसे ही हैंडल को ऊपर उठाएंगे। HOM स्विच की छत पर 2 कॉन्टैक्ट लगेंगे। एक से क्या होगा, जो 2 कॉन्टैक्ट लगे हैं उनमें एक से तो रूफ इक्विपमेंट ग्राउंड हो जाएगा, रूफ इक्विपमेंट, और दूसरे से क्या होता है, दूसरे से मेन ट्रांसफार्मर अर्थ हो जाता है, मेन ट्रांसफार्मर। तो 2 जो कॉन्टैक्ट होते हैं छत पर, HOM हैंडल के 2 कॉन्टैक्ट होते हैं छत पर, एक से रूफ इक्विपमेंट है वो यहाँ पर ग्राउंड हो जाते हैं, और दूसरे से मेन ट्रांसफार्मर अर्थ हो जाता है। दूसरी प्रोसेस क्या होती है इससे, दूसरी प्रोसेस होती है डीजे कंट्रोल सर्किट में, डीजे कंट्रोल सर्किट, डीजे कंट्रोल सर्किट में वीवी के इंटरलॉक लगेंगे, वीवी के इंटरलॉक लगेंगे। डीजे कंट्रोल सर्किट में जैसे ही वीवी के इंटरलॉक लगेंगे तो ZPT यहाँ पर लॉक हो जाएगी, ZPT लॉक हो जाएगी। तीसरा काम क्या होगा यहाँ पर, तीसरा काम होगा कि फीचर्ड चाबी जो लगी हुई है वो अब फ्री होंगी। क्या होंगी, फीचर्ड चाबी जो HTC में जाने के लिए फीचर्ड चाबी है वो यहाँ पर अब फ्री होंगी, फीचर्ड चाबी फ्री हो जाएंगी। तो आवश्यकता से एक अधिक फीचर्ड चाबी स्वयं की सुरक्षा के लिए हमें रखना है। जो फीचर्ड चाबी फ्री हुई है उनमें आवश्यकता से एक अधिक हमें +1 एक चाबी हमें रखनी है अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर एक चाबी गुम हो जाती तो अगर HTC बंद नहीं होगा तो लॉक को फेल करना पड़ेगा और उसकी चार्जशीट हमें थमा दी जाएगी। और 5वां कारण यहाँ पर होता है, चौथा कारण जो होता है यहाँ पर वो क्या, चौथा प्रोसेस क्या होती है, HOM हैंडल है ग्राउंड स्थिति में लॉक हो जाएगा। HOM हैंडल जैसे फीचर चाबी निकालेंगे तो HOM हैंडल है ग्राउंड स्थिति में ऑन हो जाएगा और ग्राउंड स्थिति में लॉक हो जाएगा, और इसको बिना फीचर चाबी के कोई भी दोबारा से ऑन नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक इसका फ़ायदा है। अब जैसे हमने लॉकों को ग्राउंड कर दिया है, अब हम करना चाहते हैं लॉकों को अनग्राउंड। तो लॉकों को अनग्राउंड कैसे करेंगे, लॉक को अनग्राउंड, लॉक को
अनग्राउंडिंग किस तरीके से की जाएगी। तो लॉक को अनग्राउंडिंग की बात करें, सबसे पहले जैसे फीचर्ड चाबी है, फीचर्ड चाबी को हमें वीवी बॉक्स में लगाना होगा। फीचर्ड चाबी हम कहाँ पर लगाएंगे, वीवी बॉक्स में हम लगाएंगे और उसको जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में घुमा देंगे। फिर हमारा क्या होगा, जैसे ही फीचर चाबी को वीवी बॉक्स में लगाएंगे वैसी स्थिति है वैसी स्थिति में घुमा देंगे, तो हमारा HOM हैंडल है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो ऊपर किया था वो HOM हैंडल नीचे आ जाएगा। फिर तीसरी प्रोसेस में हमने ZPT चाबी है, ZPT चाबी को जो 4 से 7 घुमाया था अब 7 से 4 घुमा देंगे। 4 से 7 घुमा पोजीशन पर लगा करके उसको ZPT चाबी को हम क्या निकाल लेंगे। तो ZPT चाबी यहाँ पर निकाल ली जाएगी। और निकालने के बाद में पांचवा हमें क्या करना है, लॉकों को एनर्जाइज करके हम आगे कार्य करेंगे। ALP इन सेड, यानी सेड में ALP की ड्यूटी क्या है, किस तरीके से ड्यूटी ऑफ ALP इन सेड में किस तरीके से ALP की ड्यूटी होती है। तो लोको पायलट तथा सहायक लोको पायलट के द्वारा सेड, यार्ड या रोड साइड सेक्शन से चार्ज लेते समय इंजन को तैयार करना, या तो सेड से लेगा या यार्ड से लेगा या फिर रोड साइड से इंजन को लेते समय क्या क्या चीज़ तैयार करनी है। तो रोड साइड इंजन को चार्ज लेते समय इंजन को तैयार कैसे करते हैं, WAG5 वेस हम देखते हैं किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्यतः उसे क्या चेक करना होता है। सामान्यतः सबसे पहले शेड कर्मचारी या वरिष्ठ अनुभागीय इंजीनियर से इंजन लॉगबुक या इंजन चाबियाँ प्राप्त करें। एक तो इंजन लॉगबुक प्राप्त करनी है और इंजन की चाबियाँ यहाँ पर जो भी वहाँ पर वरिष्ठ अनुभागीय इंजीनियर है उससे प्राप्त करनी है या फिर शेड कर्मचारी से प्राप्त करनी है। दूसरा काम करना क्या है, उस जो लॉगबुक दी गई है उसको हमें पढ़ना है। इंजन लॉगबुक को पढ़ें, उसमें उल्लेखित किए गए अनुदेशों को नोट करना है। तीसरा हमें क्या करना है, तीसरा सुनिश्चित करें कि इंजन हमारा OHE वायर के नीचे खड़ा है, इसे हैंड ब्रेक या लकड़ी के गुटकों के द्वारा सुरक्षित किया गया है। हैंड ब्रेक या फिर लकड़ी के जो गुटके हैं उनके द्वारा इसको सुरक्षित किया गया है। अब हम जांच करते हैं कॉरिडोर 1 अंडर ट्रैक में कैब 1 से कैब 2। जैसे कि ये हमारा क्या है, लेआउट है WAG5 का। यहाँ पर इधर की साइड मुकर के खड़े होते हैं तो राइट साइड में ALP बैठेगा, यहाँ पर LP बैठेगा, इसी तरीके से यहाँ पर ALP बैठेगा, यहाँ पर LP बैठेगा। अगर ये कैब फर्स्ट है तो ये कॉरिडोर 1 होगा, कॉरिडोर 1, और ये कॉरिडोर 2 होगा, कॉरिडोर 2। तो हम कैब फर्स्ट से, तो ये कैब फर्स्ट है तो ये कैब 2 होगी। तो हम कैब फर्स्ट से कैब 2 की साइड चेक करते हैं, कैब फर्स्ट से कैब 2 की साइड, और किस में जाते हैं, कॉरिडोर नंबर 1 में अंडर ट्रैक में हम चेक करते हैं। अंडर ट्रैक में हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी होगी। तो अंडर ट्रैक में हम चेक करते हैं, जैसे सबसे पहले अंडर ट्रैक में क्या चेक करना है, सुनिश्चित करें कि सभी पाइपों को ठीक से जोड़ा गया है, उनके रेल के सीध में रखा गया है। यानी कि हमें सबसे पहले पाइप चेक करने हैं, सही तरीके से ठीक से जोड़ा गया है सभी पाइपों को और उनको रेल के सीध में रखा गया है। दूसरे नंबर पर क्या चेक करना है, यहाँ पर अंडर ट्रैक में रेत के बक्सों में सूखी रेत रखी गई है और सभी रेत को खुली अवस्था में है। यानी हमें दूसरी टाइम पर रेत चेक करना है, साथ में पाइप के साथ में रेत भी चेक करना है कि रेत के बक्सों में सूखी रेत है या नहीं है, क्योंकि व्हील स्लिप होता है तब सूखी रेत की जरूरत होती है। और सभी रेत की कॉक खुली हुई है कि नहीं है वो भी हमें चेक करना है। तीसरा हमें क्या चेक करना है, बॉडी और बोगी के बीच सभी फ्लेक्सिबल शंट सही तरीके से लगे हैं और सुरक्षित हैं। तो तीसरे नंबर पर हमें चेक करना है फ्लेक्सिबल शंट। तो बोगी और बॉडी के बीच में जो भी सभी फ्लेक्सिबल शंट हैं उनको अच्छी तरीके से लगे हुए हैं, सुरक्षित हैं, ये हमें चेक करना है। फिर चौथे नंबर पर हमें क्या चेक करना है,
चौथे नंबर पर हमें देखना है कि सभी एक्सल बॉक्सों को फ्रंट कवर के साथ फिट किया गया है। जो भी एक्सल कवर हमें देखना है चौथे नंबर पर, एक्सल बॉक्स सभी जो एक्सल बॉक्स हैं उनको फ्रंट कवर के साथ में फिट किया गया है और बोल्ट को ठीक तरीके से कस दिया गया है। स्टे प्लेट भी इंटैक्ट्स हैं, वो हमें एक्सल बॉक्स में चेक करना है। पाँचवें नंबर पर क्या चेक करना है, एक्सल बॉक्स और बॉगी हॉर्न के बीच लाइनर प्लेट हमें चेक करनी है। एक्सल बॉक्स और बॉगी हॉर्न के बीच हमें क्या चेक करनी है, एक्सल बॉक्स तथा बॉगी हॉर्न के बीच लाइनर प्लेट ठीक तरीके से लगे हैं, ये हमें चेक करना है। छठवां हमें चेक करना है सेंटर पिवेट और सेफ्टी पिन और इसकी स्प्लिट पिन हमें चेक करना है। सेंटर पिवेट, एक्सल पिन और उसकी जो भी स्प्लिट पिन है वो ठीक तरीके से कसी हुई है, वो चेक करना है। सातवें नंबर पर हमें इक्वलाइजिंग बीम, हेलिकल स्प्रिंग, बॉगी फ्रेम, ये सब चेक करना है। बॉगी फ्रेम, इक्वलाइजिंग बीम और अन्य जो सहायक उपकरण, किसी प्रकार की कोई में कोई दरार तो नहीं है, किसी तरीके की असामान्यता तो नहीं है। आठवें नंबर पर हमें क्या चेक करना है, इक्वलाइजिंग बीम, सेफ्टी ब्रैकेट, टाई बोल्ट हैं वो ठीक तरीके से कसे गए हैं या नहीं कसे गए हैं, वो हमें चेक करना है। उन्हें उचित रूप से सुरक्षित किया गया है नहीं किया गया है, वो हमें चेक करना है। नौवें नंबर पर हमें चेक करना है कि इक्वलाइजिंग बीम बॉगी फ्रेम को स्पर्श नहीं कर रही है। इक्वलाइजिंग बीम है, ये बॉगी का जो फ्रेम है इसको क्या नहीं कर रही है, स्पर्श तो नहीं कर रही है, ये हमें चेक करना है। 10 नंबर पर हमें चेक करना है कि सेंटर पिवेट और साइड बैरियर से तेल का स्तर साइफनिंग हॉल से ऊपर है, यानी सेंटर पिवेट में जो तेल का स्तर है वो चेक करना है कि साइफनिंग जो तो हॉल है उससे ऊपर होना चाहिए। और 11वें नंबर पर हमें एयर डक्ट चेक करना है। एयर डक्ट यानी एयर डक्ट हैं अपने स्थान पर हैं, अपने स्थान से हटे तो नहीं हैं, वो हमें चेक करना है। 12वें नंबर पर हम चेक करते हैं क्या, सभी ब्रेक सिलेंडर सुरक्षित करने वाले जो बोल्ट हैं, ब्रेक सिलेंडर के बोल्ट, वो हमें चेक करना है कि सही तरीके से हैं। स्लैक एडजस्टर हमें चेक करना है। ब्रेक शू हमें एक चेक करना है। ब्रेक पुल रोड, जे ब्रैकेट, टाई बार, ब्रेक असेंबली, हैंगर पिन है और अन्य ब्रेक रिंगिंग को उचित तरीके से सुरक्षित किया गया है, वो हमें चेक करना है। 13वें नंबर पर नमी को ड्रेन कर दिया गया है और सभी ड्रेन कॉक बंद हैं, वो हमें चेक करना है कि नमी को ड्रेन कर दिया गया है और सभी ड्रेन कॉक है वो बंद कर दिए गए हैं। 14वें नंबर पर हमें क्या चेक करना है, 14वें नंबर पर जैसे ये हमारी क्या होगी, कॉरिडोर 1 है, ये हमारी कैब 2 है, ये हमारी कैब 1 है, कॉरिडोर 1 है। तो 14वें नंबर पर हमें क्या चेक करना है, हम कैब से कैब 2 की साइड चेक कर रहे हैं, इधर से इधर। तो 14वें नंबर पर हमें क्या चेक करना होगा, 14वें नंबर पर दोनों बोगी ब्रेक सिलेंडर कटआउट खुली हुई है, वो हमें चेक करना है। ब्रेक सिलेंडर कटआउट है वो खुली हुई होनी चाहिए। 15वें नंबर पर हमें चेक करना है एमआर सेफ्टी वाल्व कॉक है वो खुली स्थिति में है क्या नहीं है। एमआर सेफ्टी वाल्व कॉक वो खुली स्थिति में है कि नहीं है, वो हमें चेक करना है। 16वें नंबर पर हमें चेक करना है ऑटो ड्रेन वाल्व कॉक खुली स्थिति में है क्या नहीं है। ऑटो ड्रेन वाल्व ये ओपन अवस्था में है, खुली अवस्था में है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। और 7वें नंबर पर हमें चेक करना है एयर ड्रायर कॉक सामान्य है क्या नहीं है। एयर ड्रायर कॉक ये सामान्य अवस्था में है क्या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब हम बात करते हैं कैब 2 के सामने, जैसे कैब 2 के सामने आ जाते हैं, ये सामने वाले पार्ट पर आ जाते हैं। इस सामने वाले पार्ट में हमें क्या चेक करना है, कैब 2 के सामने वाले हिस्सा। तो जैसे हमारी ये कैब फर्स्ट है, ये कैब 2 है, ये हमारा कॉरिडोर 1 है, तो इसके सामने वाला पार्ट आ जाता है। कैब 2 के सामने हमें क्या क्या चीज़ चेक करनी है। तो सामने वाले पार्ट में हमें क्या चेक करना है, कैटल गार्ड, ये हमें चेक करना है। कैटल गार्ड और रेल गार्ड ये अच्छी तरीके से फिट किए गए हैं नहीं किए गए हैं, वो हमें चेक करना है। दूसरे नंबर पर हमें क्या चेक करना है, बफर में ग्रीस लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, वो हमें चेक करना है। इसके फाउंडेशन बोल्ट कसे गए हैं कि नहीं कसे गए हैं, वो हमें चेक करने हैं। वे झुके हुए दबे हुए तो नहीं हैं, वो हमें चेक करना है।
तीसरे नंबर पर हमें क्या चेक करना है, CVC का खुलना और बंद होना हमें ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। CVC खुल रही है, बंद होना ठीक से ढंग से है नहीं है। इसमें ऑपरेटिंग हैंडल, CVC में हमें ऑपरेटिंग हैंडल चेक करना है, लॉकिंग पिन लगी है कि नहीं है वो हमें चेक करना है। चौथे नंबर पर हमें स्क्रू कपलिंग को हुक से सुरक्षित किया गया है वो हमें चेक करना है। स्क्रू कपलिंग को सुरक्षित किया गया है कि वो हमें चेक करना है, वो उसको ढंग से कसा गया है कि नहीं कसा गया है। पाँचवें नंबर पर हमें इलेक्ट्रिकल जंपर केबल को उसके सॉकेट में उचित तरीके से चेक लगाया गया है नहीं लगाया गया है, तो वो हमें चेक करना है। इलेक्ट्रिकल जंपर केबल यानी इलेक्ट्रिकल जंपर केबल है, उनको उनके सॉकेट में उचित तरीके से सुरक्षित किया गया है या नहीं किया गया है, वो हमें चेक करना है। छठवें नंबर पर हमें क्या चेक करना है, BP और FP को उचित तौर पर फिट किया गया है कि नहीं किया गया है। BP और FP को, क्योंकि ब्रेक पाइप है और फीड पाइप है जो कि ब्रेक लगाने के लिए काम आते हैं, उनको ठीक तरीके से लगे हैं या नहीं लगे हैं उनको चेक करना है। इसी डमी पर रबड़ बॉसर के द्वारा सुरक्षित किया गया कि नहीं किया गया है। BP और FP को डमी पर रबड़ बॉसर के द्वारा सुरक्षित किया गया कि नहीं किया गया, वो हमें चेक करना है। सातवें नंबर पर हमें चेक करना है MR और VC इक्वलाइजिंग पाइप को रबड़ वाशर लगे हैं नहीं लगे गए हैं। MR या VC इक्वलाइजिंग पाइप MR या VC इक्वलाइजिंग पाइप को रबड़ वाशर लगे हैं और उनके एंगल कॉक बंद स्थिति में है, ये हमें चेक करना है। आठवें नंबर पर हमें चेक करना है लुकआउट ग्लास, हेडलाइट, फ्लैशर लाइट, मार्कर लाइट साफ और स्विच कर दिए गए हैं कि वो हमें चेक करना है। अब आ जाते हैं हम कॉरिडोर नंबर 2 में, अंडर ट्रैक में आ जाते हैं कॉरिडोर नंबर 2 में। कॉरिडोर नंबर 2 क्या है, यहाँ पर है हमारा कॉरिडोर नंबर 2। और अंडर ट्रैक में मतलब कि इधर से इधर, कैब 2 से कैब 1 की तरफ। तो कॉरिडोर नंबर 2 में कैब 2 से कैब 1 की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बना लेते हैं हम, ये हमारी है कैब 2, ये हमारी है कैब 1, ये हमारा है कॉरिडोर 2 में आ गए हम, और कैब 2 से कैब 1 की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या क्या चीज़ चेक करनी है इधर हमारी, यानी इधर चीज़ होती कौन कौन सी है। इधर हमारा होता है स्पीडोमीटर, एक्सल जनरेटर को विधिवत क्लैंप या जंजीरबंद किया गया है कि नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है स्पीडोमीटर, एक्सल जनरेटर जो है उसको विधिवत क्लैंप किया गया है, जंजीरबंद किया गया है नहीं किया गया है, उसके तारों को उचित तौर पर सुरक्षित किया गया है नहीं किया गया है। दूसरा हम चेक करते हैं कि 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फीड वाल्व ये कॉक खुली अवस्था में है क्या नहीं है, ये हमें चेक करना है, खुली अवस्था में है क्या नहीं है। चौथा पॉइंट हमें चेक करना है, तीसरा पॉइंट कि R1 कॉक खुली स्थिति में है कि नहीं है, R1 कॉक ओपन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। पांचवा पॉइंट हमें चेक करना है वॉगी ब्रेक सिलेंडर कटआउट कॉक 1 और MR कॉक खुली स्थिति में है क्या नहीं है। वॉगी ब्रेक सिलेंडर कटआउट कॉक 1 और MR4 ये कॉक है खुली स्थिति में है क्या नहीं है। छठवा हमें चेक करना है कि कैब 1 के सामने वाला हिस्सा है दोनों कैब के सामने वाले हिस्से के बराबर, या कैब 1 और कैब 2 में सामने वाला हिस्सा बराबर होता है, इसका परीक्षण हमें किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं अंडर गियर निरीक्षण, यानी यदि इंजन पिट पर खड़ा हो तो बाहर से दिखाई पड़ता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए। अंडर गियर परीक्षण यानी नीचे से जब हम कैब देखते हैं तो वो हम देखते हैं अंडर गियर परीक्षण, यानी नीचे से क्या क्या चीज़ दिखाई देने वाली है। अंडर गियर निरीक्षण, अंडर गियर निरीक्षण का मतलब क्या है कि हम नीचे से कुछ नीचे से पार्ट देखते हैं, जो अंडर ट्रैक में जो नीचे के पार्ट हैं वो हम देखते हैं। कब देखते हैं, जब ये पिट पर खड़ा होता है हमारा लोको, तब हम इसको देखते हैं, या फिर बाहर से कुछ दिखाई देते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ देखनी है अंडर गियर परीक्षण में। पहली चीज़ हमें देखनी है कि CVC के इनर बोल्ट को उचित तरीके से लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है। दूसरा हमें चीज़ देखनी है अतिरिक्त BP एंगल कॉक यदि दिया गया है तो वो खुली स्थिति में होना चाहिए।
BP एंगल कॉक अगर अतिरिक्त है और वो खुली स्थिति में है तो उसको चेक करना चाहिए। तीसरा हमें चेक करना चाहिए गियर केस में कार्डियम कंपाउंड का स्तर न्यूनतम मार्क के ऊपर है। कार्डियम कंपाउंड का स्तर है वो गियर केस में क्या है, गियर केस में न्यूनतम मार्क से ऊपर है, वो हमें चेक करना है। चौथा हमें चेक करना है कर्सन मोटर एक्सल कैप बोल्ट कस दिए गए हैं। कर्सन मोटर एक्सल ये बोल्ट हैं अच्छी तरीके से कस दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं, वो हमें चेक करना है। पांचवा पॉइंट हमें चेक करना है सभी गियर केस है फिक्सिंग बोल्ट ठीक तरीके से कस दिए गए हैं। गियर केस फिक्सिंग बोल्ट है वो अच्छी तरीके से कस दिए गए नहीं कस दिए गए हैं, वो हमें चेक करना है। छठवा हमें चेक करना है बॉगी एवं सुपर स्ट्रक्चर के बीच अर्थिंग केबल लगाए गए हैं या उन्हें कस दिया गया है। बॉगी और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में जो भी हमारे पास में अर्थिंग केबल लगाए गए हैं उनको सही तरीके से कस दिया गया है नहीं कस दिया गया है, वो हमें चेक करना है। सातवें नंबर पर हमें चेक करना है ट्रैक्शन मोटर का इंस्पेक्शन कवर और टर्मिनल बॉक्स उचित तरीके से या उचित रूप से सुरक्षित कर दिया गया है या नहीं किया गया है, वो हमें चेक करना है। आठवें नंबर पर हमें चेक करना है ट्रैक्शन मोटर केबल की लकड़ी की क्लिप्स में उचित तरीके से सुरक्षित किया गया है कि नहीं किया गया है। नौवें नंबर पर हमें चेक करना है सस्पेंशन बियरिंग पंप कवर के नट बोल्ट को उचित तरीके से कस दिया गया है या नहीं किया गया है। सस्पेंशन जो बियरिंग पंप है उसका बियरिंग पंप उसको उचित तरीके से कस दिया गया नहीं कि कस दिया गया, वो हमें चेक करना है। 10वें नंबर पर हमें चेक करना है एंड सील्ड बोल्ट ठीक तरीके से लगे हैं नहीं से लगे गए हैं। एंड सील्ड बोल्ट ये ठीक से लगे हैं या नहीं लगे हैं, ये हमें चेक करना है। 11वें नंबर पर हमें चेक करना है टाई बार स्लैक एडजस्टर या सेफ्टी ब्रैकेट वो सही तरीके से लगे हैं नहीं लगे हैं। 12वें नंबर पर हमें चेक करना है मेन ट्रांसफार्मर के तेल ड्रेन प्लग से किसी प्रकार का रिसाव तो नहीं है। मेन ट्रांसफार्मर का जो तेल ड्रैग प्लग है उससे किसी प्रकार का रिसाव तो नहीं है, वो हमें चेक करना है। 13वें नंबर पर हमें चेक करना है नॉज पैड उचित स्थिति में है, इसकी वर्टिकल पिन और हॉरिजॉन्टल पिन और स्प्लिट पिन ठीक तरीके से कसे गए हैं कि नहीं कसे गए हैं। तो नॉज पैड को हमें चेक करना है उचित स्थिति में है क्या नहीं है। 14वें नंबर पर हमें चेक करना है एसएल कवर में किसी प्रकार की क्षति नहीं है। किसमें? एसएल कवर में किसी भी प्रकार की क्षति तो नहीं है, वो हमें चेक करना है। और 15वें नंबर पर हमें चेक करना है चक्कों में किसी प्रकार के गड्ढे के निशान तो नहीं है। चक्कों में किसी भी प्रकार के गड्ढों के निशान तो नहीं है, गड्ढे के निशान तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब हम परीक्षण करते हैं किसका, कैब 2 का परीक्षण करते हैं। कैब 2 का परीक्षण। अब कैब 2 का परीक्षण किस तरीके से करेंगे? कैब 2 का परीक्षण हम अंदर की साइड करेंगे। अब कैब 2 का परीक्षण जब हम करते हैं तो हमारे पास में स्विच बोर्ड में हम चेक करते हैं। कैब 2 में हमारा होता है स्विच बोर्ड, टीवी स्विच बोर्ड। अब ये कहाँ पर होता है? स्विच बोर्ड। तो जैसे कैब 2 में हम देखें स्विच बोर्ड है, ये हमारा कैब 2 है, जैसे कैब 1 है, ये कैब 2 है। कैब 2 में टीवी ये स्विच बोर्ड है, यहाँ पर लगा होता है स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड है ये कैब 2 के अंदर। अब इसमें हमें क्या करना है, कैब 2 में स्विच बोर्ड है, अब स्विच बोर्ड को हमें चेक करना है। अब स्विच बोर्ड की इमेज हम देखें एक और, जैसे ये हमारे पास में स्विच बोर्ड है टीवी जो कि कैब 2 में लगा हुआ है, टीवी स्विच बोर्ड है। अब इसमें हमें क्या करना है, स्विच बोर्ड में कैब 2 का परीक्षण करते समय स्विच बोर्ड में HVA को हमें ऑन करना है। HVA मतलब बैटरी का स्विच है, इसको हमें क्या करना है, ऑन करना है। HVA को ऑन करने के बाद में जुवा को दबाना है। जुवा क्या है, बैटरी का वोल्टेज स्विच चेक करने के लिए, यानी UVA जो वोल्ट मीटर है उसका स्विच है ये। तो जुवा को दबा करके बैटरी वोल्टेज जांच करना है और बैटरी वोल्टेज यहाँ पर 85 वोल्ट होना चाहिए। दूसरा क्या हमें चेक करना है कैब 2 में परीक्षण करते समय, सभी प्रोग्राम स्विच 1 पर होना चाहिए। जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम स्विच हैं, ये रोटरी स्विच दिखाए गए हैं यहाँ पर, ये सब किस पर होने चाहिए, 1 पर होने चाहिए।
तो प्रोग्राम स्विच यहाँ पर कहाँ पर होनी चाहिए, 1 पर होने चाहिए। और SCP है हमारा, SCP आवश्यकता के अनुसार हो सकता है, जहाँ भी जिस तरीके से आवश्यकता है उस तरीके से MCP हो सकता है हमारा। तीसरा हमें क्या करना है, यहाँ पर हवा को ऑन करना है। हवा जो स्विच है उसको हमें ऑन करना है। हवा को ऑन करने के बाद में हमारे पास में अतिरिक्त फ्यूज की जांच करें। अतिरिक्त फ्यूज जो भी लगाए गए हैं, एडिशनल जो फ्यूज हैं, उनकी हमें जांच करनी है। जांच कहाँ पर करनी है, EEC पर जांच करनी है, जो भी हमारे पास अतिरिक्त फ्यूज हैं। अब अतिरिक्त फ्यूज है फ्यूज टेस्टर के द्वारा चेक किए जाते हैं। और पांचवा हमें क्या चेक करना है, स्विच बोर्ड के तीनों कॉक कपलर को उचित सुरक्षा की जांच करें। स्विच बोर्ड के नीचे जो क्या दिए गए हैं, कॉन्क कपलर हैं, स्विच बोर्ड के नीचे कॉन्क कपलर, इन कॉन्क कपलर की उचित सुरक्षा की हमें जांच करनी है। अब हम देखते हैं कॉन्टैक्टर पैनल। टी के जो है कॉन्टैक्टर पैनल है, ये भी कैप 2 में होता है कॉन्टैक्टर पैनल। जैसे ये है TK कॉन्टैक्टर पैनल बोलते हैं इसको, कॉन्टैक्टर पैनल, ये भी कैप 2 के अंदर है कॉन्टैक्टर पैनल। तो कॉन्टैक्टर पैनल हम जब चेक करते हैं तो हमें ये चेक करना है कि सभी कॉन्टैक्टर खुली स्थिति में हैं। जो भी EMC कॉन्टैक्टर हैं, हमारे EMC टाइप के कॉन्टैक्टर हैं, वो सभी ओपन स्थिति में होने चाहिए। और कोई भी कॉन्टैक्टर यहाँ पर वेज नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी कॉन्टैक्टर को वेज नहीं किया गया है। दूसरा हमें क्या सुनिश्चित करना है, दूसरा हमें सुनिश्चित करने की सभी आर्किट्यूड फ्लेक्सिबल शंट ठीक तरीके से कसे गए हैं। सभी आर्किट्यूड जहाँ पर आर्क जनरेट होने की संभावना है और जो भी फ्लेक्सिबल शंट है वो ठीक तरीके से कसे गए हैं, फ्लेक्सिबल शंट को ठीक तरीके से कसा गया है। फिर हम बात करते हैं कैप 2 के अंदर रिले बोर्ड चेक करते हैं। रिले बोर्ड में सारी रिले हैं वो सही तरीके से लगी हुई है नहीं लगी हुई है, तो रिले बोर्ड की बात करते हैं हम। रिले बोर्ड, तो ये भी कैप 2 में है रिले बोर्ड। तो रिले बोर्ड आ गया ये TR आ गया हमारा रिले बोर्ड। रिले बोर्ड हम चेक करेंगे। रिले बोर्ड में क्या चेक करेंगे, पहली चीज़ हम रिले बोर्ड में चेक करते हैं कि सेफ्टी रिले का कोई टारगेट ड्रॉप तो नहीं है। सबसे पहले रिले बोर्ड में हम करेंगे सेफ्टी रिले, कि सेफ्टी रिले में कोई टारगेट तो ड्रॉप नहीं है, किसी रिले का टारगेट ड्रॉप तो नहीं है, वो हम चेक करेंगे। दूसरा हमें क्या चेक करना है, कोई भी रिले बेज स्थिति में नहीं होनी चाहिए, बेज तो नहीं किया गया है, वो हम चेक करेंगे। तीसरा हम चेक करेंगे कि रिले के कवर लगे हैं या नहीं लगे हैं, वो हमें चेक करना है। अगला हम चेक करते हैं, जैसे हमारे पास रिले भी होगी, अब हम चेक करेंगे फ्यूज बोर्ड हम चेक करेंगे, फ्यूज बोर्ड। तो फ्यूज बोर्ड हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास में है फ्यूज बोर्ड। तो इसमें हमें क्या चेक करना है, फ्यूज बोर्ड में हमें क्या चेक करना है, सभी फ्यूज अपने सॉकेट में टाइट स्थिति में है कि नहीं है। तो सभी फ्यूज है टाइट स्थिति में होनी चाहिए अपने सॉकेट में, वो हमें चेक करना है। सभी स्पेयर फ्यूज की जांच करेंगे कि कोई मेल्ट तो नहीं है, ये भी हमें चेक करना है कि कोई मेल्ट तो नहीं है। बाकी और जांच क्या करनी है हमें कैप 2 के अंदर, अन्य जांच में हमें चेक करनी है कि खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ वो खिड़कियों की शटर पूरी तरीके से चालू हालत में है या नहीं है, दरवाजे ठीक तरीके से लॉक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो दरवाजे हमें चेक करने हैं ठीक से लॉक हो रहे हैं, इनमें लैच की व्यवस्था की गई है नहीं की गई है। तीसरा हमें चेक करना है कि A9 और SA9 इन हैंडलों को रिलीज अवस्था में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ये हमें चेक करना है। चौथा हमें चेक करना है ड्राइविंग कैम में, जहाँ से हमें ड्राइव करना है, वो A9 और SA9 ये इनकी कॉक खुली स्थिति में है कि नहीं है, इनकी जो कॉक है वो ओपन होनी चाहिए, खुली स्थिति में रखा गया है। और नॉन ड्राइविंग कैम में इन्हें बंद रखा गया है, नॉन ड्राइविंग में ये क्लोज होनी चाहिए, और जो ड्राइविंग कैब है उसके अंदर ये A9 और SA9 की कॉक है खुली स्थिति में होनी चाहिए। पांचवा चीज़ हमें चेक करनी है, कैब में अग्निशामक यंत्र है क्या नहीं है, कैब में लकड़ी के गुटकों की उपलब्धता है क्या नहीं है, लकड़ी के गुटके की उपलब्धता है क्या नहीं है,
फिर छठी चीज़ हमें चयन करनी है, हॉर्न और वाइपर कॉक खुली स्थिति में है क्या नहीं है। हॉर्न व वाइपर कॉक खुली स्थिति में है क्या नहीं है, वो हमें चेक करना है। सातवां पॉइंट हमें चेक करना है, सहायक लोको पायलट का RS फ्लैप लैंप बंद स्थिति में है क्या नहीं है। RS फ्लैप लैंप ये बंद स्थिति में है क्या नहीं है, ये भी हमें चेक करना है। अब हम बात करते हैं कॉरिडोर 1 की परीक्षण की, यानी कॉरिडोर 1 है वो पहले तो कैब 1 से कैब 2 किया था, अब कैब 2 से कैब 1 की तरफ कॉरिडोर का परीक्षण हम करेंगे। जैसे यहाँ पर कैब 1 कैब 2, तो कैब 2 से कैब 1 की तरफ हमें कॉरिडोर 1 का परीक्षण करना है। कॉरिडोर 1 का परीक्षण करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कैब 2 के पीछे दिए गए, अब हमें कॉरिडोर का परीक्षण कर रहे हैं, अंडर ट्रैक में बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉरिडोर का परीक्षण कर रहे हैं कॉरिडोर के अंदर। तो कॉरिडोर में कैब 2 के पीछे दिए गए रिले कवर बंद या सील है क्या नहीं है, तो हम देखेंगे कि रिले कवर बंद हैं, सील किए गए हैं नहीं किए गए हैं, वो हम चेक करेंगे कॉरिडोर 1 में। फिर हमें चेक करना है LTVA जो सर्ज अरेस्टर बैटरी के लिए वो सुरक्षित है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। LTVA कहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर LTVA ये हमें चेक करना है, कॉरिडोर 1 में है ये LTVA, कैब 2 से कैब 1 की तरफ आ रहे हैं, और रिले के स्विच हमें चेक करना है। फिर CHVA का जो एमीटर है यहाँ पर CHVA एमीटर 0 करंट दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, ये हमें चेक करना है। HVA को 0 पर स्थिति है क्या नहीं है, वो हमें चेक करना है। और सर्किट ब्रेकर सामान्य स्थिति में है क्या नहीं है, यानी कि जो सर्किट है वो सामान्य स्थिति में होना चाहिए। फिर हमें यहाँ पर जैसे कि C118 और R118 है, ये ओपन स्थिति में है क्या नहीं है, C118 ओपन स्थिति में है क्या नहीं है, और R118 का कवर बराबर है क्या नहीं है, वो हमें चेक करना है। फिर और आगे आ जाते हैं, HVSI1 और 2 हैं, ये सामान्य स्थिति में है क्या नहीं है, ये HVSI1 और HVSI2 है, HVSI1 और HVSI2 सामान्य स्थिति में है क्या नहीं है, ये हमें चेक करना है। सभी टेल फ्यूज है RSI ब्लॉक पर बराबर है कि नहीं है, ये RSI ब्लॉक में जो टेल फ्यूज लगे गए हैं ये बराबर है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। फिर हमें शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर, जैसे शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, लाइन कॉन्ट्रैक्टर CGR 1 2 3 के आर्क सूट सही है कि नहीं है, लाइन कॉन्ट्रैक्टर शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के जो आर्क सूट हैं CGR ग्रेजुएटर 1 2 3 के लिए वो सही है कि नहीं है, वो हमें चेक करना है। फिर हमें GR का, जैसे शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर अगर हमने चेक कर लिए हैं, शंटिंग कॉन्ट्रैक्टर लाइन कॉन्ट्रैक्टर और CGR 1 2 3 के आर्क सूट सही है कि नहीं है। उसके बाद में हमें क्या चेक करना है, GR का तेल चेक करना है, ग्रेजुएटर का तेल, ग्रेजुएटर का तेल चेक करना है कि उसका स्तर -20 डिग्री सेल्सियस से +20 डिग्री सेल्सियस है या नहीं है, वो हमें चेक करना है। फिर 9वां पॉइंट हमारा HOM आ जाता है, HOM का नॉर्मल स्थिति है क्या नहीं है, वो हमें चेक करना है। और इसकी सभी चाबियाँ बराबर हैं कि नहीं है, वो हमें चेक करना है, HOM की सभी चाबियाँ बराबर हैं कि नहीं है। फिर हमें चेक करना है MCP, क्या चेक करना है, MCP का हमें तेल न्यूनतम मार्ग पर है क्या नहीं है, तो MCP का तेल हमें चेक करना है। फिर हमें 11वें नंबर पर क्या चेक करना है, IP वॉल्व आइसोलेटिंग कॉक खुली स्थिति में है क्या नहीं है, ये IP वॉल्व आइसोलेटिंग कॉक है, ये ओपन है क्या नहीं है, ये हमें चेक करना है। फिर यहाँ पर C3W है, ये C3W डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का आइसोलेटिंग हैंडल, C3W का आइसोलेटिंग हैंडल है, आइसोलेटिंग हैंडल, ये आइसोलेटिंग कॉक है, आइसोलेटिंग हैंडल है, ये सर्विस स्थिति में है क्या नहीं है। और फिर हमें क्या करना है, BPT का कॉक हमें देखना है कि BPT का कॉक है ये खुली अवस्था में है क्या नहीं है, ओपन है क्या नहीं है। फिर हमें क्या चेक करना है, ये VEED है, जैसे BPT हो गया, कॉरिडोर में ही हमारा VEED आता है, VEED जैसे IP वॉल्व भी हमारा कॉरिडोर 1 में आ गया। अब हम चेक करते हैं BEAD, ये VEAD है, ये भी कॉरिडोर 1 में आ रहा है हमारा VEAD और VEUL है, VEUL 1 2 3 ये भी हमारे कॉरिडोर में आते हैं, VEUL 1 2 3 और VEAD ये इनकी कॉक है
ये ओपन स्थिति में है क्या नहीं है, ये हमें चेक करना है। इनकी कॉक ओपन स्थिति में होनी चाहिए। फिर हमें क्या चेक करना है, नेक्स्ट हमें चेक करना है कि HTC VA1 और VA2, HTC ये HTC है और VA1 और VA2 बाहर की ओर से किसी असामान्यता के लिए जांच करना है। HTC में VA1 और VA2 ये बाहर की ओर से हमें चेक करना है कि कोई असामान्यता तो उनमें नहीं है। फिर हमें चेक करना है MBMT1 और 2, MBMT1 है और यहाँ पर MBMT ये 1 लगा हुआ है, ये MBMT2 लगा हुआ है। तो MBMT1 और MBMT2 और MCP ये MCP है, इनमें किसी प्रकार की कोई असामान्यता तो नहीं है, वो हमें चेक करना है। फिर हम परीक्षण करते हैं, कैब फर्स्ट का परीक्षण करते हैं। ये तो कैब 2 का परीक्षण हो गया। अब कैब फर्स्ट के परीक्षण में हम देखते हैं TPN1। TPN1 क्या है हमारा, ये TPN1 है कैब फर्स्ट में, TPN1। तो TPN1 में हमें क्या चेक करना है कैब फर्स्ट के अंदर, वो हम देखते हैं। जैसे ये हमारे पास में है TPN1, इसका परीक्षण हम कर रहे हैं कैब 1 में। तो MCPA का तेल स्तर है वो न्यूनतम मार्ग पर है क्या नहीं है, वो हमें चेक करना है सबसे पहले। तो MCPA यानी बेबी कंप्रेसर का तेल स्तर न्यूनतम मार्ग पर है क्या नहीं है। उसके बाद में हमें चेक करना है VESA और RAL, और जैसे RAL यहाँ पर है, RAL कॉक, और VESA हमें चेक करना है, VESA1 VESA2 यहाँ पर है, ये हमें चेक करने हैं। और RGCP ये हमें चेक करना है, जैसे कि CPA है ये, तो RGCP भी हमें चेक करना है। RGCP आइसोलेटेड कॉक है, ये RGCP है, ये भी हमें यहाँ पर चेक करना है। इनकी कॉक क्या होनी चाहिए, इनकी जो कॉक है ये ओपन अवस्था में होनी चाहिए। RAL, RGCP और VESA इनकी ये कॉक हैं, ये खुली अवस्था में होनी चाहिए। फिर MCPA और ER ड्रेन कॉक हैं, बंद स्थिति में होनी चाहिए। एक तो ER है, इनकी कॉक कैसे होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, और MCPA की कॉक भी क्लोज होनी चाहिए। MCPA प्लस ER इन दोनों की कॉक हैं क्लोज स्थिति में होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम TPN2 की। जैसे यहाँ पर ये TPN2 है कैब फर्स्ट के अंदर ही, तो TPN2 की बात करें हम, तो TPN2 में क्या बताया गया, TPN2 है ये कैब 1 का है। तो इसमें MU2B ये देखा गया है। MU2B को पहले लीडिंग इंजन में लीड स्थिति में रखा गया है। इसको हम चेक करेंगे कि लीडिंग इंजन में इसको लीड स्थिति में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, और सभी पिछले इंजनों में ट्रेल स्थिति में रखा गया है। ये लीडिंग इंजन में लीड स्थिति में होनी चाहिए, और पिछले इंजन है उनमें ये ट्रेल स्थिति में होना चाहिए। और RGEB जो कॉक है वो ओपन होनी चाहिए हमारी, यानी कि खुली अवस्था में होनी चाहिए। RGEB कॉक कैसे होनी चाहिए, ये ओपन होनी चाहिए, यानी कि खुली अवस्था में होनी चाहिए। फिर बात करते हैं हम TPN3 की। TPN3 में हमें क्या चेक करना है, TPN3 में जैसे कि ब्रेक हमारी जो होती है, यहाँ पर हैंड स्थिति होती है, हैंड ब्रेक भी यहाँ पर होता है। तो हैंड ब्रेक हम चेक करेंगे कि हैंड ब्रेक कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और PT बॉक्स स्पेयर है, BP है, FP फीड पाइप है, अग्निशामक यंत्र और लकड़ी के गुटके भी उपलब्ध हैं कि नहीं है। तो PT बॉक्स में हम ये चेक करना है कि अग्निशामक यंत्र है कि नहीं है। PT बॉक्स स्पेयर में BP FP पाइप है कि नहीं है। बाकी अन्य चीज़ क्या जांच करेंगे हम कैब 1 में, अन्य जांच में हम देखें, अन्य जांच में हमें देखना है कि विंडो के शटर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दरवाजे ठीक तरीके से ताले तोड़ने के नहीं हो रहे हैं, दरवाजे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तीसरा हमें चेक करना है A9 और SA9 इनको रिलीज स्थिति में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ये हमें चेक करना है। चौथा काम हमें इनकी जो SA9 और A9 है, SA9 और A9 ये ड्राइविंग कैब में तो ये ओपन स्थिति में होनी चाहिए, और नॉन ड्राइविंग कैब में ये क्लोज स्थिति में होनी चाहिए। फिर हमें चेक करना है कि A8 है BP चार्जिंग कार्यरत लॉकों में खुली होनी चाहिए और अकार्यरत लॉकों में बंद होनी चाहिए। BP चार्जिंग और LNT कॉर्क है, BP चार्जिंग और LNT कॉर्क है कार्यरत जो जिसमें कार्य कर रहे हैं उस कैब में तो ओपन स्थिति में होनी चाहिए, और जिसमें कार्य नहीं कर रहे हैं उसमें बंद स्थिति में होनी चाहिए। नेक्स्ट हमें चेक करना है कि
कि हॉर्न और बाइपर कॉक है वो ओपन होनी चाहिए, हॉर्न प्लस बाइपर ये कैसे होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। और सातवां हमें यह देखना है कि सहायक लोको पायलट का RS फ्लैप बल्ब है वो बंद होना चाहिए, RS फ्लैप बल्ब ये क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉरिडोर 2 के परीक्षण की। अब हमारा आता है कॉरिडोर 2, अंडर ट्रैक में नहीं करेंगे। कॉरिडोर 2 में कैब 1 से कैब 2 की तरफ हम परीक्षण करेंगे, यानी इधर से इधर जाएंगे हम। तो कॉरिडोर 2 की बात करते हैं। कॉरिडोर 2 कैब फर्स्ट से जाएंगे कैब 2 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है, जैसे कि MCP आ रहा है तो MCP के तेल के स्तर की जांच करनी है। दूसरा हमें चेक करना है कि CD है क्या नहीं है, CD उपलब्ध है क्या नहीं है। तीसरा हमें चेक करना है कि मेन ट्रांसफार्मर ऑयल लेवल है वो बॉटम बोल्ट और 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है क्या नहीं है, मेन ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल, मेन ट्रांसफार्मर हमें चेक करना है। चौथा हमें क्या चेक करना है, QF1 और 2 रिले का कोई टारगेट संकेत तो नहीं है। QF ये यहाँ पर है, QF1 2 रिले, इनका कोई टारगेट संकेत तो नहीं है, टारगेट रीसेट सेट तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। फिर हमें क्या करना है, ZSMGR है, ये है ZSMGR, ZSMGR हैंडल को उसके सर्किट में वर्टिकल स्थिति में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, ये हमें चेक करना है। ZSMGR हैंडल को किस में रखा गया है, वर्टिकल स्थिति में रखा गया है कि नहीं रखा गया है, वो हमें चेक करना है। क्योंकि वर्टिकल स्थिति में नहीं होगा, वर्टिकल स्थिति में फिट नहीं किया जाएगा तो ब्रेकिंग पावर है वो लूज हो जाएगी। फिर छठवां हमें चेक करना है कि ZSMS स्विच है वो 0 पोजीशन पर है कि नहीं है। कौन सा स्विच, ZSMS स्विच, ये 0 पोजीशन पर है क्या नहीं है, ये हमें चेक करना है। फिर RDJ ड्रेन कॉक क्लोज होनी चाहिए, RDJ जो ड्रेन कॉक है वो भी हमारी क्लोज होनी चाहिए, RDJ ड्रेन कॉक। उसके बाद में हमें चेक करना है HQOP 1 और 2 ऑन स्थिति में होनी चाहिए, HQOP 1 और 2 है ये कैसे होनी चाहिए, ऑन स्थिति में होनी चाहिए। फिर BEPT2 है और VESA है, VEPT2 ये जो कॉक है ये ओपन होनी चाहिए और VESA जो कॉक है ये भी हमारी ओपन होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं आर्नो, किसकी बात करते हैं, आर्नो MBMT 1 और 2 और RTPR, इसमें कोई असमानता नहीं है। आर्नो में, RTPR में और MBMT 1 और 2 है उसमें कोई असमानता तो नहीं है, वो हमें चेक करनी है। तो HQOP 1 और 2 है ये भी कॉरिडोर 2 में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं WAG5 लॉको के अंडर ट्रैक में लगे महत्वपूर्ण उपकरण हमें चेक करने हैं। अंडर ट्रैक में कौन कौन से उपकरण लगे, जैसे कि ये कॉरिडोर 1 हो गया, ये कॉरिडोर 2 हो गया। अंडर ट्रैक नीचे की साइड भी कुछ उपकरण लगे रहते हैं, वो कौन कौन से उपकरण हैं अंडर ट्रैक में। अंडर ट्रैक में जो उपकरण लगे हैं वो हम चेक करते हैं। जैसे कि अंडर ट्रैक में सबसे पहले जाते हैं हम कैब 1 से कैब 2 की तरफ, और वो जाते हैं कॉरिडोर 1 में। अंडर ट्रैक में क्या क्या चीज़ लगी हैं, पहली चीज़ हमें चेक करनी है ऑक्सिलरी सप्लाई ड्रेन कॉक, चक्का नंबर 1 के बाईं तरफ होगा पायदान के पास में। ऑक्सिलरी सप्लाई ड्रेन कॉक ये हमें चेक करनी है, और ये कहाँ पर मिलेगी ऑक्सिलरी सप्लाई ड्रेन कॉक, चक्का नंबर 1 के बाईं तरफ पायदान के पास मिलेगी। फिर हमें दूसरी चीज़ चेक करनी है CDC जो कि MR1 से पहले मिलेगी। फिर हमें चेक करना है MR1 एंड MR2, ये कॉरिडोर 1 के नीचे मिलेगा हमें। चौथा हमें चेक करना है कंट्रोल रिजर्वायर, ये ट्रांसफार्मर के बाजू में कैब 1 की तरफ मिलेगा कंट्रोल रिजर्वायर। फिर पांचवा हमें चेक करना है एडिशनल C2 रिले वाल्व, ये हमें कहाँ पर मिलेगा, R1 के पीछे मिलेगा, यानी MR1 के पीछे मिलेगा एडिशनल C2 रिले वाल्व। छठा हमें चेक करना है कंट्रोल रिजर्वायर ड्रेन कॉक, ये MR1 से पहले मिलेगा। फिर सातवां हमें करना है DJ ऑयल सेपरेटर, MR1 के सामने मिलेगा DJ ऑयल सेपरेटर। आठवां हमें चेक करना है ऑटो ड्रेन वाल्व कॉक है, MR1 और MR2 के बीच में मिलेगी ऑटो
ड्रेन वाल्व कॉक। फिर हमें चेक करना है MR सेफ्टी वाल्व है, MR सेफ्टी वाल्व है, ये MR2 के बाद में मिलेगी MR सेफ्टी वाल्व। 10वें नंबर पर है हमें SL1 चक्का नंबर 7 के पहले मिलेगा, SL1 चक्का नंबर 7 के पहले मिलेगा ये। 11वां हमें चेक करना है बोगी नंबर 2 कटआउट कॉक SL1 के ऊपर मिलेगी। और फिर एयर इनटेक कॉक है SL1 के पास में मिलेगी, एयर इनटेक कॉक ये SL1 के पास में मिलेगी। ये तो होगी हमारी कॉरिडोर 1 के नीचे वाली बात। अब कॉरिडोर 2 के नीचे वाली बात हम देखते हैं। तो कॉरिडोर 2 के नीचे वाली बात इधर हम देख रहे हैं, जब कैब 2 से कैब 1 की तरफ जा रहे हैं। तो पहले नंबर पर हमें क्या चेक करना है, फीड वाल्व और कटआउट कॉक चक्का नंबर 8 के पास मिलेगी। 6 kg/cm² हमें चेक करना है फीड वाल्व और कटआउट कॉक। दूसरा हमें SL2 चेक करना है, चक्का नंबर 8 के पास मिलेगा। तीसरा हमें चेक करना है SMGR ड्रेन कॉक है SL2 और ट्रांसफार्मर के बीच में मिलेगा। चौथा हमें चेक करना है C2 रिले वाल्व है, लॉको ब्रेक इसमें होंगे C2 रिले वाल्व में, MR3 और MR4 के बीच में मिलेगा। पांचवा हमें चेक करना है MR4 का मेन कॉक, ये MR4 के बाद में मिलेगा। छठवा हमें चेक करना है बोगी नंबर 1 कटआउट कॉक, बोगी नंबर 1 कटआउट कॉक हमें चेक करना है, कटआउट कॉक चक्का नंबर 6 के पास मिलेगा। फिर सातवां हमें चेक करना है R1 कॉक, R1 कॉक व CDC जो कि चक्का नंबर 4 के पास में मिलेगा, चक्का नंबर 4 के ऊपर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं शेड से निकलते समय लोको पायलट और पायलट को ध्यान रखनी चाहिए।